ओमेगा क्या है हमारा, रेडियल वेलोसिटी बोल दीजिए, या इसको रेडियल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिएगा कि जो ये वाला टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्यू फैक्टर या क्वालिटी फैक्टर भी बोल देते हैं इसको। तो करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमें कहाँ पर मिलेगी, वो मिलती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ही हम ओमेगा आर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ओमेगा की अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो हमने कहा कि ओमेगा जब ओमेगा आर के इक्वल होगा तब मेरे को मैक्सिमम करंट मिलता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर ये जो कर्व है ना, इस कर्व को देखकर हम क्या बता सकते हैं। अगर कर्व आपका फ्लैट है तो इसको आप बोलेंगे कि रेसिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हाई आर। ठीक। कर्व थोड़ा सा उठा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे मॉडरेट आर। मतलब रेसिस्टेंस जो है वो कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है उसकी। और अगर ये बहुत ज़्यादा शार्प है यानी कि बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, तब हम इसको बोलेंगे लो आर, यानी कि रेसिस्टेंस बहुत कम होगा इस केस में। अच्छा, अब ये देखिएगा कि क्वालिटी फैक्टर को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करा जा सकता है क्वालिटी फैक्टर। द क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट। सीरीज रेजोनेंट सर्किट, पहले तो एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर निकलेगा ही तब जब हमारा LCR सीरीज सर्किट होगा। इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों होंगे तभी हमारे पास जो है ये रेजोनेंट निकलता है। तो रेजोनेंस निकलने के बाद में जब रेजोनेंस की कंडीशन तो LCR सर्किट में ही होगी, ठीक है, तो क्यू फैक्टर भी वहीं पर तभी निकलता है। द क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेशो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो क्यू फैक्टर is defined as the ratio of the resonant frequency upon to the difference in two frequencies taken on both sides of the resonant frequency, such that at each frequency the current amplitude becomes 1 upon root times the value at resonant frequency. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो करंट की वैल्यू आती है वही तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसी को आई नॉट बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसके इधर आपको ये देखना है, आप ये देखेंगे कि करंट की वैल्यू अपने मैक्सिमम की √2 टाइम्स हो जाए। करंट की वैल्यू अपने मैक्सिमम की √2 टाइम्स हो जाए, तो √2 टाइम्स, सॉरी 1/√2 टाइम्स हो जाए। I0/√2, I0/√2 का मतलब क्या है कि IRMS। ठीक है ना। तो करंट की जो RMS वैल्यू है, उस RMS वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंगली आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें एक्स एक्सिस के। तो ये दो जगह काट रही है इस कर्व को, तो एक तो यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ओमेगा देखो कितना है, जो भी वैल्यू है उसको बोल दिया ω1। और ऐसे ही यहाँ से आप एक्स एक्सिस को ज्वाइन करें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ओमेगा की वैल्यू है ω2। तो ओमेगा आर अपॉन ω2 माइनस ω1, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। तो देखिएगा क्या है, फिर से बताता हूँ। द क्यू फैक्टर ऑफ अ सीरीज रेजोनेंट सर्किट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द डिफरेंस इन टू फ्रीक्वेंसीज टेकन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ हमने एक एक फ्रीक्वेंसी ली, such that at each frequency the current amplitude becomes 1/√2 times the value at resonant frequency। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इस तरह से लेनी है कि इस फ्रीक्वेंसी पर भी करंट की वैल्यू I0/√2 आए और इस फ्रीक्वेंसी पर भी करंट की वैल्यू I0/√2 आए। समझ गए? ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। अब आप ये देखिएगा कि क्वालिटी फैक्टर का जो डेरिवेशन है
थोड़ा सा लेंदी भी है और इम्पॉर्टेंट तो है ही। ठीक, अच्छा अब इसके लिए हम डायग्राम, यही वाला जो ग्राफ है, यही वाला ग्राफ दोबारा बताएंगे। तो मैथमेटिकली ये हो गया ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक, अब मैं यही जो ये क्यू फैक्टर वाला जो कर्व है इसको मैं दोबारा बनाऊंगा। तो हमने कहा कि कोई एक कर्व ले लिया, हमने ये बेल शेप कर्व यहाँ पर बना दिया इस तरह से, और ये कहा कि इस पॉइंट पर मेरे को मिल रही है हाईएस्ट वैल्यू करंट की, यानी कि यहाँ पर करंट हो गया आई नॉट, और ये है आई नॉट अपॉन √2। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ओमेगा 1, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर है, और ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2। ठीक है, तो ये इतना तो ऑब्वियस है कि जब मैं एक ये बेल शेप कर्व ले रहा हूँ तो ये जैसा कर्व इस तरफ है ओमेगा आर के इस तरफ जिस तरह से है, ओमेगा आर के इस तरफ भी ऐसे ही बनेगा ये कर्व। तो हमने ये कहा कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये जो इतनी विड्थ है ना, इतनी विड्थ, इसको हमने बोल दिया ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा ऐसा क्यों बोला? ऐसा इस वजह से बोला कि यहाँ से यहाँ तक वाले को बोल दो डेल्टा ओमेगा, और यहाँ से यहाँ तक वाले को बोल दो डेल्टा ओमेगा। तो ये जो है ये कितना हो गया, डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा। तो इस तरह से हम क्वालिटी फैक्टर को, क्यू को ये लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, या फिर ओमेगा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, ये कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा आर को बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ये जो ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा है ये क्या है कि ये जो रेजोनेंट वाला जो पूरा बैंड बन रहा है ना, इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई, तो बैंड विड्थ, इसको बैंड विड्थ बोल देते हैं। वेयर ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर द frequencies at which the current falls to 1 upon √2 times its resonant value। ये हमें पता ही है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं जहाँ पर करंट हमारा अपनी पीक वैल्यू का 1 अपॉन √2 टाइम्स हो जाएगा, आई नॉट अपॉन √2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करते हैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को ओमेगा आर की टर्म्स में हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये जो ओमेगा 1 है या ओमेगा आर, बताइए ओमेगा आर, अगर मैं ये कहूँ कि ओमेगा आर, तो ये ओरिजिन है ना, तो या ओमेगा आर में से अगर ओमेगा 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो डेल्टा ओमेगा बचेगा। ओमेगा आर यहाँ तक वाली लेंथ, ओमेगा 1 यहाँ तक वाली लेंथ, इस लेंथ में से ये लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल्टा ओमेगा बचेगा। ओमेगा आर माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा आर माइनस ओमेगा 1 डेल्टा ओमेगा के इक्वल हो गया। मैं क्या निकालना चाहता हूँ? ओमेगा 1 निकालना चाहता हूँ। ओमेगा 1 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1, या फिर इसको पलट कर लिख लो, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। तो ये तो हुआ ओमेगा 1, नहीं समझे आप? ये देखिए यहाँ वाली जो लेंथ है ये क्या है, ओमेगा आर, और इतनी लेंथ ओरिजिन से ये कितनी है, ओमेगा 1। ओमेगा आर वाली लेंथ में से ओमेगा 1 वाली लेंथ सब्ट्रैक्ट करो तो क्या बचेगा, डेल्टा ओमेगा ही तो बचेगा। तो यहाँ से मैंने ओमेगा 1 निकाल लिया, तो ओमेगा 1 कितना आ जाएगा, ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, ये हो गया। ये करने के बाद में इसी तरह से मैं ओमेगा 2 निकालूंगा, तो ओमेगा 2 कैसे निकलेगा? सोचो कि यहाँ से और यहाँ तक वाली लेंथ ओमेगा 2 है, ओमेगा 2 में से ओमेगा आर सब्ट्रैक्ट करो, डेल्टा ओमेगा आ जाएगा। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। मुझे तो ओमेगा 2 निकालना है, तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। तो ओमेगा 2 की वैल्यू हो गई ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। द फ्रीक्वेंसी रेंज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा इज कॉल्ड बैंडविड्थ। इसको हम बैंडविड्थ बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा
अगला जो है वो है एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर। तो ये जो क्वालिटी फैक्टर निकाला जाता है इसका एक्सप्रेशन देखिएगा, कहीं पर भी कोई पॉइंट ना आए ना समझ में तो बता देना। तो एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर, एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर, एक्सप्रेशन फॉर क्यू फैक्टर। तो यहाँ देखेंगे क्लियरली एट ओमेगा आर द इम्पीडेंस इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो ओमेगा आर जो होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी या रेडियल वेलोसिटी, उस पर ओमेगा आर को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी या रेडियल वेलोसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ओमेगा आर पर जो हमारा इम्पीडेंस होता है ना जेड, वो आर के ही इक्वल आता है। मैं दोबारा बताऊंगा, ये जो हम निकाल रहे हैं ना क्यू फैक्टर, ये क्यू फैक्टर निकलता ही तब है जब रेजोनेंस की बात होती है। यानी कि z जो है, z कैसे था इम्पीडेंस, वो कैसे था आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। ये जो ओमेगा एल था इसी को तो एक्सएल बोल देते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये जो 1/ओमेगा c है इसको एक्सी बोल देते हैं। तो हमने ये कहा था कि जब ये पूरा का पूरा टर्म जीरो के बराबर हो जाता है, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c, ये पूरा टर्म जीरो के बराबर हो जाता है, तो तब रेजोनेंस कंडीशन जो है वो अकर करती है, ठीक। तो अब आप ये देखिएगा कि अगर ये पूरा टर्म ही हमारा जीरो के बराबर हो गया तो क्या करेंगे, z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। और अंडर रूट आर स्क्वायर का मतलब आर हो गया, यानी कि इम्पीडेंस आपका कैपिटल आर के बराबर हो गया। तो वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि clearly at omega r the impedance is equal to capital R, while at omega 1 and omega 2 its value is equal to root 2r। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो रूट 2r के इक्वल होगी, ठीक। तो एट ओमेगा 1 और ओमेगा 2 द वैल्यू ऑफ z विल बी रूट 2r, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2r, इज इक्वल टू रूट 2r, ये इसके बराबर होगी। अब क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इधर तो इतना बड़ा स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये हट जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो इधर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। और जब इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिएगा ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। ओमेगा एल क्या होता है, एक्सएल के बराबर होता है, और 1/ओमेगा c एक्सी के बराबर होता है। तो हो सकता है ये ज़्यादा हो सकता है ये कम हो। तो ज़्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा रिजल्ट, तो प्लस आर आ जाएगा। अगर ये कम है और ये ज़्यादा है तो कम में से ज़्यादा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का आ रहेगा रिजल्ट, ठीक। अच्छा जी, अब सवाल ये उठता है कि हम ये कर क्यों रहे हैं। हम ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारा पर्पस, हमारा टारगेट क्या है। टारगेट हमारा ये है कि हम क्वालिटी फैक्टर निकालना चाह रहे हैं। तो एक तो ओमेगा आर और एक ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा, हम ये निकालना चाह रहे हैं।
तो हम ओमेगा आर की वैल्यू आ जाए हमारे पास और ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाए। तो मेरा जो पहला पर्पज़ है वो ये है कि मैं ओमेगा 2 और ओमेगा 1 इनकी वैल्यूज़ निकाल लूँ। तो हमने कहा कि अगर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा 1 है तो भी हमारा इम्पीडेंस जो है वो √2r के इक्वल आएगा, और अगर ओमेगा 2 है तब भी वो वैल्यू वही आएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि जब इतना हमको समझ में आ गया तो अब यहाँ से ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये कैसे निकाला जाएगा वो देखना जरा। हमने यहाँ पर क्या करा कि हम ये कहेंगे कि भाई कम वाली वैल्यू जो है वो, ये जो ओमेगा 1 वाला है, हमने कहा कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पर वैल्यू प्लस माइनस आर आ रही है। ठीक है। तो माइनस आर यानी कि कम वैल्यू, तो कम वैल्यू किस पर आएगी? कम फ्रीक्वेंसी वाले पर। आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास कम फ्रीक्वेंसी है, तो जब हम कहेंगे कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम है, तो फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो आप खुद नोटिस करिएगा कि ये फ्रीक्वेंसी अगर कम हो जाएगी तो जितना डिनोमिनेटर कम होगा ओवरऑल फ्रैक्शन जो है वो बड़ा आएगा, बड़ा आएगा। तो ये बड़ा फ्रैक्शन आ जाएगा। आप खुद समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास लिखा हुआ है 1/2, ठीक है, और एक तरफ हमारे पास लिखा हुआ है 1/4, तो आप ये समझिए कि जिसका फ्रैक्शन छोटा है वो वैल्यू बड़ी आएगी ना भाई। 1/2 का रिजल्ट क्या आता है? 0.50, और 1/4 का क्या आता है? 0.25। तो फ्रैक्शन बड़ा कौन सा होने वाला है? फ्रैक्शन बड़ा वो होने वाला है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर छोटा होगा तो ओमेगा 1 की वैल्यू तो छोटी है, तो ओमेगा 1 की वैल्यू छोटी है तो हमारा ये वाला जो फ्रैक्शन है ये बड़ा आएगा, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा आएगा। और छोटी में से बड़ी वैल्यू को, अगर ओमेगा 1 वैसे ही छोटा है, ओमेगा 1 वैसे ही छोटा है, तो छोटी में से और एल और सी वो चेंज नहीं होने वाले। तो ओमेगा 1 तो वैसे ही छोटा है तो वो तो चलो छोटा हो गया ये। ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा 1 का छोटा होना इस फ्रैक्शन को बड़ा बना देता है। ठीक है। तो अगर मैं ओमेगा 1 ले रहा हूँ तो ये वैल्यू आ रही है छोटी और ये फ्रैक्शन आ रहा है बड़ा। छोटा माइनस बड़ा इज इक्वल टू नेगेटिव। छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव आता है। तो इसी वजह से हम इसको बोलेंगे कि ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C इज इक्वल टू माइनस आर। तो वही लिखा हुआ है, ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C इज इक्वल टू माइनस आर, इक्वेशन नंबर 1। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए, ये जो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2, ये बड़ी वैल्यू है, तो ओमेगा 2L तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और जब बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी तो फ्रैक्शन ओवरऑल छोटा हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C इज इक्वल टू प्लस का आर, पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, बड़ा माइनस छोटा इज पॉजिटिव, तो प्लस आर आएगा। अब आपको क्या करना है, जब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई तो आपको एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्शन कर देना है। ठीक है। चलिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये देखिए लाइक टर्म्स कौन से हो गए? एल एल वाले दोनों लाइक टर्म्स हो गए, ऐसे ही अपॉन में सी सी वाले ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगे। तो ओमेगा 1L प्लस ओमेगा 2L, इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल। ऐड कर रहे हैं ना, जब ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो एक तो नेगेटिव कॉमन आएगा और 1/C कॉमन आएगा, 1/C, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा इधर? 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस आर, और प्लस आर को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट इज 0। भाई जब दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करना है मुझे, इसके बाद आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। तो अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये हमारे पास हो गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल माइनस 1/C है ही,
एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 आएगा, या ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बोल दीजिए, एक ही बात है, इज इक्वल टू 0। इधर भी न्यूमरेटर में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, इधर भी न्यूमरेटर में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन ले सकते हैं। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल माइनस 1 अपॉन सी इंटू 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एल माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस एल, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, सी डिनोमिनेटर में है, ऊपर चला जाएगा एल सी, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना हो गया, 1 अपॉन एल सी हो गया। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3, पेज नंबर 25 पर आ गया हूँ मैं, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। तो अभी हमने क्या करा था, इक्वेशन नंबर 1 और 2 इन दोनों को ऐड करा था, अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा अगला स्टेप है हमारा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है ओमेगा 2 ओमेगा 1 इन दोनों को अलग अलग निकालना और उससे हमारा क्वालिटी फैक्टर का निकलना, ये हमारा काम है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस ओमेगा 2 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी माइनस ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू आर माइनस माइनस आर, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ओमेगा 2 एल माइनस ओमेगा 1 एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी, एक मिनट ये क्या कर दिया, सॉरी, गलत कर दिया, ओमेगा 2 एल माइनस ओमेगा 1 एल, तो ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब इसमें से इसको करेंगे तो आप क्या करिए, माइनस 1 अपॉन सी अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 प्लस 1 अपॉन सी ले लो, चलो कॉमन, तो माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1, ये है, समझ गए? नहीं समझे हो तो ऐसे कर लो, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, कोई बात नहीं, ओमेगा 2 एल माइनस ओमेगा 1 एल, दिस माइनस दिस। ठीक है, और माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 सी और माइनस माइनस प्लस प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू आर माइनस माइनस आर, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल, और फिर यहाँ से आपने ले लिया माइनस 1 अपॉन सी कॉमन, तो ये बचेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1, ठीक, इज इक्वल टू आर प्लस आर, 2r हो गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल, फिर इधर एलसीएम लेंगे तो ये 1 अपॉन सी है, और इधर डिनोमिनेटर में हमारे पास ओमेगा 1 ओमेगा 2 आएगा, तो ये ओमेगा 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओमेगा 2।
बोलो यहाँ तक समझ गए? ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं कि अब हम ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन कॉमन लेना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू है, तो अगर इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो ये अपने आप ही ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बन जाएगा। तो हमने करा ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इंटू एल माइनस वन अपॉन सी इंटू माइनस वन इंटू ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपॉन ओमेगा वन ओमेगा टू इज इक्वल टू टू आर। अब ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, अब ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन ले लो आराम से कॉमन, ये कॉमन ले लिया तो इधर बचा एल और माइनस माइनस बन गया प्लस, तो एल प्लस वन अपॉन सी इंटू वन अपॉन ओमेगा वन ओमेगा टू इज इक्वल टू टू आर, इज इक्वल टू टू आर। इतना हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद आगे की कहानी देखिएगा, तो ये ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन आया, ये मिटा रहा हूं इधर से। अब देखेंगे इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास ओमेगा वन ओमेगा टू की वैल्यू है वन अपॉन एल सी, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, फिर ब्रैकेट में एल प्लस वन अपॉन सी, और वन अपॉन ओमेगा टू कितना आया था, एल सी इंटू एल सी इज इक्वल टू टू आर। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 से हमने वन अपॉन ओमेगा टू की वैल्यू डाल दी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इंटू एल प्लस एल क्या हो जाएगा, टू एल इज इक्वल टू टू आर, टू से टू कट गया, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन की वैल्यू क्या आ गई, आर अपॉन एल, यहाँ से आ गई ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन की वैल्यू आर अपॉन एल। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4, यहाँ तक बता दीजिए, ठीक है। ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था क्वालिटी फैक्टर निकालने के लिए। देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन क्या है, आर अपॉन एल, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ओमेगा आर एल अपॉन कैपिटल आर, तो क्वालिटी फैक्टर हो गया ओमेगा आर एल अपॉन कैपिटल आर, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 5। ये हमारे पास क्वालिटी फैक्टर आ गया फाइनली। तो क्वालिटी फैक्टर का डेरिवेशन पूछा जाएगा, क्वालिटी फैक्टर का ग्राफ पूछा जाएगा, और ग्राफ में एमसीक्यू में क्वेश्चन कई बार ये आ जाता है कि अगर क्वालिटी फैक्टर का जो कर्व है वो अगर शार्प है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, क्वालिटी फैक्टर का ग्राफ जो है वो अगर शार्प है तो रेसिस्टेंस की वैल्यू, तो जितना शार्प होगा रेसिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम, ठीक है, जितना फ्लैट होता जाएगा रेसिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही हाई, उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। तो वो ग्राफ भी आपको लर्न करना है और ये पूरा डेरिवेशन, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा, द अबव इक्वेशन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज Q इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो क्वालिटी फैक्टर है Q इज इक्वल टू ओमेगा आर इंटू एल, और आई आर एम एस से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और आई आर एम एस से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, आर इंटू आई आर एम एस, ठीक है, और आई इंटू आर। तो जो भी हमें करंट की वैल्यू होती है ना, जब भी हम एसी में करंट की वैल्यू यूज़ करते हैं तो हम ये कहते हैं भाई ऑल्टरनेटिंग करंट तो बार बार ना चेंज होता रहता है, तो हम करंट की एक फिक्स वैल्यू जो सब जगह यूज़ कर सकें उसी को हम आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू बोल देते हैं। तो आई आर एम एस इंटू आर जो है यही हमारे पास वी आर एम एस हो जाएगा, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल और सी। क्यों, ये जो ओमेगा आर एल है, ये ओमेगा एल बोलिए, ओमेगा एल क्या होता है,
ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, यानी कि इंडक्टर कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है ये वो होता है। तो इंडक्टर का रेसिस्टेंस इनटू करंट क्या हो जाएगा कि इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है भाई, आई इंटू आर, ये आर ही तो है, इंडक्टर का रेसिस्टेंस है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल। आगे और सी क्यों लिख रखा है, और सी इस वजह से लिख रखा है क्योंकि ओमेगा आर, ये जो कंडीशन होती है इसमें हमारा ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी, यानी कि इंडक्टर का रेसिस्टेंस और कैपेसिटर का रिएक्टेंस दोनों इक्वल होते हैं। तो दोनों अगर इक्वल हैं तो हम ये कहेंगे वोल्टेज ड्रॉप जितना एल में होगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप सी में होगा। ठीक है ना, दोनों को इक्वल लिया जाता है, रेजोनेंस की क्योंकि बात करी जा रही है। अपॉन आर इंटू आई आर एम एस, तो ये कितना हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। आगे दे रखा है ओमेगा आर, अच्छा इसको जो है वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी बोल देते हैं। वोल्टेज मैग्निफिकेशन का मतलब ये है कि एल में या सी में वोल्टेज ड्रॉप इतना हुआ और टोटल वोल्टेज इतना था, तो इसको वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी बोल दिया जाता है। Q इज इक्वल टू वोल्टेज मैग्निफिकेशन। ठीक है, देखिएगा आगे क्या कर सकते हैं। ओमेगा आर इज इक्वल टू, ओमेगा आर इज इक्वल टू, ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा आर की वैल्यू हो गई 1/√LC, ये तो हमने देखा ही था। ठीक, अच्छा तो अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा, ओमेगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC हो जाएगा। फिर एल को इधर ले आओ, ओमेगा आर एल, और एक ओमेगा आर को इधर ले जाओ 1/ओमेगा RC। ठीक है, इक्वेशन 5, ये तो इक्वेशन नंबर 6 हो गई, और इक्वेशन नंबर 5 ये थी। तो इक्वेशन 5 कैन बी रिटर्न एज Q इज इक्वल टू 1/R इंटू ओमेगा आर एल, ये हो गया। तो Q इज इक्वल टू 1/R इंटू ओमेगा आर एल को 1/ओमेगा RC भी बोला जा सकता है, ये हो गया। और Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू 1/R इंटू एल इंटू ओमेगा आर। ये तो था ही ना कि 1/R, इनको ही अलग अलग करके लिख दिया, ओरिजिनली तो यही था ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/R अलग, ओमेगा आर अलग और एल अलग, तब भी तो यही टर्म आएगा, ओमेगा आर एल अपॉन कैपिटल आर, तब भी तो यही आएगा। तो इसको थोड़ा सा ऐसे अलग अलग करके लिख दिया। क्यों लिखा है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू 1/R, एल रहेगा एज इट इज, और ओमेगा आर की जगह लिख दीजिए 1/√LC, 1/√LC। अब इसको ऐसे कर सकते हैं, ये एल है ना ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं √L इंटू √L, और √LC है, इसको ऐसे लिख सकते हैं √L इंटू √C। √L से √L कट गया, तो √L अपॉन √C क्या हो जाएगा, √L अपॉन C। इस तरह से भी क्वालिटी फैक्टर निकाला जा सकता है। एक फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर का ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, और ये तो था ही। ठीक है, तो ये आपका टोटल हुआ जी क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर के बाद में
LCR सीरीज सर्किट, LCR सीरीज सर्किट एक तो रेजोनेंस के बिना अधूरा है, रेजोनेंस करना बहुत ज़रूरी है, और रेजोनेंस में ये जो क्वालिटी फैक्टर है, ये क्वालिटी फैक्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने रेजोनेंस भी कर लिया, क्वालिटी फैक्टर भी कर लिया। अब LCR सीरीज सर्किट जो है, अगर आप पिछले साल के पेपर देखेंगे तो उसमें जो है ना, इंडक्टिव सर्किट का, रेसिस्टिव सर्किट का, इनके भी क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन इस बार क्योंकि LCR ही मेंशन करा हुआ है तो नोट्स में मैंने LCR के ही क्वेश्चन मेंशन करे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 1, determine the impedance of a series LCR circuit if the reactance of C and L are 250 ohm and 220 ohm respectively and R is 40 ohm। तो determine the impedance of a series LCR circuit, तो impedance क्या होता है, Z होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखना है कि हमको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो ये देखेंगे, सीरीज LCR सर्किट का इंपीडेंस बताना है। इफ द रिएक्टेंस ऑफ C एंड L, तो C का रिएक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यही 1/ω/C के इक्वल होता है। तो XC कितना दे रखा है, 250 ओम, और XL कितना दे रखा है, 220 ओम, और रेसिस्टेंस दे रखा है 40 ओम, 40 ओम। तो Z कितना हो जाएगा, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हो गया। 40 का स्क्वायर प्लस XL कितना है, 220, माइनस XC कितना है, 250 का होल स्क्वायर। 40 का स्क्वायर इज 1600, 220 माइनस 240, 250 माइनस 220 माइनस 250 इज -30, -30 का होल स्क्वायर इज 900, 1600 प्लस 900 इज 2500, और 2500 का स्क्वायर रूट 50। तो इस तरह से हमारा इम्पीडेंस जो है वो 50 ओम आ गया, ठीक। पहला क्वेश्चन तो ये था। दूसरा देखिएगा, दूसरा दे रखा है, अ रेसिस्टर ऑफ 50 ओम, एन इंडक्टर ऑफ 20/पाई हेनरी एंड अ कैपेसिटर ऑफ 5/पाई माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, सिर्फ इम्पीडेंस ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी कभी आपसे ये बोला जाए ना कि आपको वोल्टेज सोर्स दे रखा है LCR सर्किट का, तो वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स 230 वोल्ट दे रखा है जैसे, तो 230 वोल्ट का मतलब क्या है कि ये वोल्टेज आपको RMS वाली दे रखी है, VRMS दे रखा है, ठीक है, VRMS दे रखा है। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, तो ठीक है, इंडिया में हम बैठे हुए हैं तो इंडिया में 50 हर्ट्ज ही चलता है, तो 50 हर्ट्ज ही देंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, तो इसमें भी मेरे को इम्पीडेंस निकालना है, इम्पीडेंस यानी कि Z की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा कैसे करेंगे। An inductor of 20/पाई हेनरी तो रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, रेसिस्टेंस दे रखा है 50 ओम, L की वैल्यू दे रखी है 20/पाई हेनरी। तो यहां से सबसे पहले मैं निकालूंगा XL। XL होता है ओमेगा L के बराबर। ओमेगा क्या होता है, 2πf इंटू L। तो 2π इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज, ये हो गई 50, और L कितना दे रखा है, 20/पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 52 ज़ा 100, 100 इंटू 2 इज 200, और उसके आगे एक जीरो और आ गया, तो ये तो हो गया 2000 ओम। ये तो आ गया हमारे पास XL। यहाँ तक क्लियर है।
अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा एंड कैपेसिटर ऑफ 5/पाई माइक्रोफेराड। ठीक है, तो ये दे रखा है 5/पाई माइक्रोफेराड। तो माइक्रो है तो पहले तो इसको एसआई यूनिट में यानी कि 10⁻⁻6 लिखेंगे। 5 × 10⁻⁻6 अपॉन पाई और फेराड, न्यू का मतलब ही 10⁻⁻6 होता है। अब निकालेंगे एक्स सी। एक्स सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf/c। ये हो गया। अब देखिएगा 1/2π और फ्रीक्वेंसी है 50 और सी कितना है? 5 × 10⁻⁻6 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+6 बन जाएगा अपॉन 50 × 2 = 100 और नीचे 5 है ही। तो 100 से इसको काटा तो 10⁻4 रह गया, तो 1 के आगे 4 0, 1 2 3 4 अपॉन 5। 5 2 = 10, 1 2 3। तो ये भी कितना आ गया? ये भी हमारे पास 2000 ओम आ गया। एक्सएल और एक्सी दोनों का बराबर आने का मतलब क्या है? रेजोनेंस कंडीशन है। रेजोनेंस कंडीशन है, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब Z = R। ठीक है, करके भी देख सकते हो, फॉर्मूले में डालकर करना है तो वैसे कर लो। Z कितना हो जाएगा? Z = √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R कितना दे रखा है? 50 का स्क्वायर। XL भी 2000 और XC भी 2000, इनका होल स्क्वायर। 2000 माइनस 2000 0, 50 का स्क्वायर रह गया, बस उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 50 ओम आ गया रिजल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे डायरेक्टली ही मतलब डायरेक्ट करा जा सकता है इसको भी। ठीक, अब देखिएगा 0.3 हेनरी इंडक्टर। तो इस बार जो हमें इंडक्टेंस दे रखा है वो 0.3 हेनरी दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में L दे रखा है 0.3 हेनरी, C दे रखा है 60 माइक्रोफेराड, 60 × 10⁻⁻6 फेराड हो गया, और R दे रखा है 50 ओम। are connected in series with a 120 volt 60 hertz supply। 120 वोल्ट का मतलब है VRMS हमको 120 वोल्ट दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी देखिए इस बार 60 हर्ट्ज दे रखी है, 50 नहीं है। कैलकुलेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। इम्पीडेंस Z निकालना है, कैसे निकालेंगे? XL = ω/L होता है। XL = ω/L। अभी ये हो गया 2πfL। तो 2π को अभी 2π को 2π ही रहने दो। F कितना है? 60। L कितना है? 0.3। पॉइंट गया, नीचे 10 आया, 0 से 0 कट गया। 3 6 = 18, 18 2 = 36, तो 36 पाई ओम XL हो गया। XC की बात करते हैं तो 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा सी ये कैसे निकलेगा? 1/2πf। F कितना है? चलो अभी लिख लो 2πf। और C कितना है? 60 × 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 ऊपर चला जाएगा, 1/2π × 60। फ्रीक्वेंसी 60 दे रखी है ना, और ये 60 पहले से ही दे रखा है, और 10⁻⁻6 ऊपर जाकर 10⁻+6 हो जाएगा।
तो 10 की पावर 6 अपॉन 6 6 36, 36 2 72, तो 72 पाई इंटू 2 ज़ीरो है ना, इनको 100 कर दिया, ये हटा दिया, ये 10 की पावर 4 हो गया। तो ये आ गया 10 की पावर 4 अपॉन 72 पाई ओम। तो एक्सएल आ गया और एक्सी आ गया। अब जब इम्पीडेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो जब इम्पीडेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं तो भाई फिर एक्सएल माइनस एक्सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको अंडर रूट के अंदर करने से ज़्यादा बेटर ये है कि एक्सएल माइनस एक्सी पहले बाहर ही निकाल लो, ठीक है ना, फिर उसमें सब्सटीट्यूट कर देना फॉर्मूले में। तो एक्सएल माइनस एक्सी निकालो, एक्सएल माइनस एक्सी, एक्सएल कितना है 36 पाई और एक्सी कितना 10 की पावर 4 अपॉन 72 पाई, 72 पाई, ठीक है। और अब इसका क्या करें, कोई ऐसी वैल्यू भी नहीं आ रही है कि कॉमन लिया जा सके। चलो जी फिर मल्टीप्लाई ही करते हैं, 36 इंटू 72, तो 6 2 12, 1 कैरी, 6 7 42 और 1 43, 3 2 6, 3 7 21, तो 2 6 + 3 9, 4 + 1 5, 2 5 9 2, ये हो जाएगा 2 5 9 2 पाई स्क्वायर माइनस 10,000 अपॉन 72 पाई, ये हो गया। और इसका भी हमको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर वाला जो 72 पाई है इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, ऊपर वाले का देख लेते हैं, 2592 इंटू 3.14 का स्क्वायर माइनस 10,000 अपॉन 72 पाई, ये एक्सएल माइनस एक्सी। अभी छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन वर्क आपके लिए, तो एक्सएल माइनस एक्सी कैलकुलेट करो, उसका स्क्वायर निकालो, उसको आर का स्क्वायर यानी कि 50 के स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करो और उसका अंडर रूट निकालो। रिजल्ट जो है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 85 आ रहा है, 85 ओम। आंसर दोनों का दे रखा है। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कैसे निकालेंगे, जेड आ जाएगा, पहले पार्ट में जेड आ जाएगा इम्पीडेंस, ठीक है। तो करंट फ्लोइंग कैसे निकालेंगे, आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस, वी आर एम एस दे रखा है यहाँ पर 120 अपॉन जेड, जेड जो आप यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, वो करके ये निकाल लेना, ठीक। उसके बाद एक ही क्वेश्चन बचता है, उसके बाद पावर वाला टॉपिक करेंगे, ठीक। बस इतना कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ट्यूसडे को ले लूँगा, एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा ट्यूसडे को, ठीक है, लेकिन वो नाइट में होगी, ऑनलाइन मोड में रखेंगे उसको, ठीक। और नहीं तो वेडनेसडे को तो रेगुलर क्लास तो है ही आपकी। कल मुझे कुछ काम है इस वजह से आज क्लास ली है, कल नहीं ले पाऊँगा।